अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। न्यूजीलैंड ने मैच से चंद मिनट पहले सीरीज मंसूख करके पाकिस्तान और दुनिया क्रिकेट को हैरत में डाल दिया है। न्यूजीलैंड ने ना पीसीबी की सुनी, ना सिक्योरिटी एडवाइस पर अमल किया, ना ही पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के वज़राए आज़म का राब्ता इस सीरीज को बचा सका। और 18 साल बाद न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान होम ग्राउंड पर क्रिकेट सीरीज की बहाली की सारी कोशिशें रायगा चली गई। न्यूजीलैंड ने आज रावलपिंडी में पहला वनडे शुरू होने से चंद मिनट पहले मुबैना सिक्योरिटी खतरात की वजह से वनडे सीरीज खेलने से इनकार कर दिया और पूरी सीरीज यकतरफा तौर पर मंसूख कर दी। न्यूजीलैंड की तरफ से क्रिकेट सीरीज की मंसूखी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए किसी साने से कम नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट शायकीन हो, मौजूदा और साबिक क्रिकेटर्स, पीसीबी और हुकूमत, हर कोई इस पर मायूस और गुस्से में नजर आ रहा है। न्यूजीलैंड का पाकिस्तान में सीरीज खेलने से इनकार इस वजह से भी बहुत बड़ा धचका है क्योंकि न्यूजीलैंड सीरीज की मंसूखी की वजह से अगले माह इंग्लिश टीम का दौरा पाकिस्तान भी खतरे में पड़ गया है। अहम बात यह है कि हर किस्म की सिक्योरिटी क्लियरेंस और सदारती लेवल की सिक्योरिटी के बावजूद न्यूजीलैंड की आखिरी लम्हात में सीरीज से पीछे हटने से पीसीबी को लाखों डॉलर्स का नुकसान तो होगा, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान रेपुटेशन का है। इस फैसले की वजह से पाकिस्तान की साख दांव पर लग गई। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का ये फैसला इसलिए भी बहुत हैरानकुन है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम अब तक 3 से 4 प्रैक्टिस सेशन कर चुकी थी। पाकिस्तान जब से आए हैं 3 से 4 प्रैक्टिस सेशन किए और कल रात भी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रही थी। और इस दौरान न्यूजीलैंड के खिलाड़ी सिक्योरिटी मामलात से मुतमईन थे और न्यूजीलैंड टीम के अहम खिलाड़ी मार्टिन गप्टिल ने रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया था कि वो पाकिस्तान में खुद को किस कदर महफूज महसूस कर रहे हैं। मगर इसके बावजूद न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने आज सुबह नामालूम थ्रेट अलर्ट की वजह से मैच ना खेलने का ऐलान कर दिया और अब टीम की मुल्क वापसी के इक़दाम किए जा रहे हैं। अहम बात यह है कि न्यूजीलैंड बोर्ड के इस हैरानकुन फैसले के बाद वजीर आजम इमरान खान ने खुद न्यूजीलैंड की वजीर आजम जसिंडा आर्डर्न को फोन किया और उन्हें यकीन दिलाया कि पाकिस्तान के पास दुनिया का बेहतरीन इंटेलिजेंस निज़ाम है और मेहमान टीम को पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी खतरा नहीं होगा। मगर न्यूजीलैंड की वजीर आजम मुतमईन ना हुई और न्यूजीलैंड ने दौरा मंसूख कर सीरीज मंसूख के यकतरफा ऐलान के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने बयान में मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि न्यूजीलैंड टीम के साथ आने वाले सिक्योरिटी हुकाम को पाकिस्तान में सिक्योरिटी की भरपूर तसल्ली करवाई गई थी और वो इंतजामात से मुतमईन भी थे। मगर अचानक बताया गया कि उन्हें थ्रेट अलर्ट मिला है, जबकि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के सीईओ डेविड व्हाइट ने अपने बयान में कहा है कि जो एडवाइस उन्हें मिली उसके बाद टूर जारी रखना मुमकिन नहीं था। हम जानते हैं कि ये पीसीबी के लिए बड़ा धचका है, मगर खिलाड़ियों की सिक्योरिटी सबसे बढ़कर है। इसी तरीके से न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने अपने बयान में बोर्ड के फैसले का दिफा करते हुए कहा है कि सीरीज ना होने पर सबको बहुत अफसोस है, मगर हमारे लिए खिलाड़ियों का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत के इस फैसले पर पाकिस्तानी हुकूमत और बोर्ड ने अफसोस और गुस्से का इजहार किया है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इस दौरे को साजिश के तहत खत्म किया गया, लेकिन साजिश करने वालों का नाम लेना मुनासिब नहीं है। जो न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, उन्होंने हमारे सिक्योरिटी के लोगों से बातचीत की कि उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट है। जब उनसे बातचीत की गई तो उनके पास कोई ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम अदारे, पाकिस्तान की अजीम फ़ौज उनकी सिक्योरिटी पे मामूर थी। इस बात पे भी राज़ी करने की कोशिश की कि बग़ैर तमाशाइयों के ये मैच खेला जाए। वज़ीर आज़म साहब ने न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से बात की और उन्हें कहा कि हमारे मुल्क में अमन व अमान बेहतरीन है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। लेकिन न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने कहा थ्रेट का मसला नहीं है, लेकिन हमें इस किस्म की इत्तला है कि जब टीम बाहर निकलेगी तो बाहर उस पर कोई हमला हो सकता है। कोई हमारे पास, किसी इदारे के पास कोई थ्रेट नहीं है, न थ्रेट मसूल हुई। उन्होंने यकतरफा तौर पर अपना ये दौरा जो है मनसूख कर दिया। इस दौरे को एक साजिश के ज़रिए मुलतवी ख़त्म किया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कह रहे थे कि पाकिस्तान के किसी इदारे को कोई थ्रेट अलर्ट मौसूल नहीं हुआ था। न्यूजीलैंड का दौरा साजिश के तहत ख़त्म हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि यकतरफा तौर पर सिक्योरिटी वजूहात को बुनियाद बनाकर पीछे हटना बहुत मायूस कुन है और ख़ासतौर पर उस वक्त जब कोई चीज़ हमसे शेयर नहीं की गई। न्यूजीलैंड किस दुनिया में रह रहा है? न्यूजीलैंड के खिलाफ आईसीसी जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी ने न्यूजीलैंड के फैसले पर गुस्से का इजहार किया है, जबकि साबिक
और मौजूदा क्रिकेटर्स की जानिब से भी इस किस्म के जज्बात का इजहार किया गया है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर शोएब अख्तर ने अपने ट्वीट में कहा है कि न्यूजीलैंड को कुछ बातें याद रखनी चाहिए। क्राइस्टचर्च हमले में 9 पाकिस्तानी जाँ बाग हुए थे, मगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड के साथ खड़ा रहा। कोरोना के शदीद खतरात के बावजूद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का टूर किया और न्यूजीलैंड बोर्ड के सख्त रवैये के बावजूद अपना टूर भी जारी रखा। इसी तरह शाहिद खान आफरीदी ने हैरानी का इजहार करते हुए कहा है कि न्यूजीलैंड ने अनजान खतरे को बुनियाद बनाकर टूर कैंसिल कर दिया। क्या न्यूजीलैंड को अंदाजा भी है कि इस फैसले का क्या असर होगा? न्यूजीलैंड की जानिब से टूर की मनसूखी के ऐलान ने अगले माह इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने अपने बयान में कहा है कि अपनी सिक्योरिटी टीम से पाकिस्तान के बारे में राय हासिल कर रहे हैं। दौरे के बारे में अगले 24 से 48 घंटे में फैसला किया जाएगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के इस अफसोसनाक रवैये ने पाकिस्तान क्रिकेट को एक बार फिर इम्तिहान में डाल दिया है। पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियों और मुश्किलात के बाद मुल्क में क्रिकेट बहाल की। पिछले कुछ अरसे में जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे की टीमें पाकिस्तान के दौरे कर चुकी हैं, जिसमें तमाम टीमों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराम की गई। वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के मुख्तलिफ खिलाड़ी आज भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पाकिस्तान में उन्हें किस किस्म की सिक्योरिटी दी गई और किस किस्म का पुरअमन माहौल दिया गया। मगर हैरत की बात है कि आज न्यूजीलैंड ने न जाने किस किस्म के सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से दौरा पाकिस्तान मंसूख कर दिया है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले करेंगे पाकिस्तान के वजीर दाखिला शेख रशीद। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। शेख साहब, जरा बताइएगा, क्योंकि जो फैसला न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने किया है, उनकी हुकूमत ने किया है, इसके बाद बड़ा गम और गुस्सा है पाकिस्तान में लोगों में, क्रिकेटर्स हों, चाहे पीसीबी हो या हुकूमत हो। क्या वजह समझ आ रही है आपको कि न्यूजीलैंड ने पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस भी उनको दी गई, उनकी अपनी सिक्योरिटी टीम की जानिब से, वो आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर, और फिर अचानक आज मैच से चंद लम्हात पहले वो फैसला करते हैं कि उन्होंने मैच नहीं खेलना और टूर मंसूख करना है? देखिए, ये चिलबन के पीछे क्या है, ये तो आइंदा कुछ दिनों में पता लगेगा, क्योंकि इस खित्ते में जो लोगों की ख्वाहिश और ख्वाब थे और जो चाहते थे कि यहाँ कोई अमन व अमान खराब हो, कोई खूनरेजी हो, हमने हजारों लोगों को इवैक्यूएट किया, सारी दुनिया में पजीराई दी, कोई एक महाजर नहीं आया, कोई महाजर कैंप नहीं है। सिक्योरिटी के लिए सुबह उनसे जो मीटिंग की, हमारे नहायत ही जिम्मेदार लोगों ने और हाई टॉप ऑफिशियल ने उनसे मीटिंग की कि हमने आपको हेड ऑफ स्टेट की सिक्योरिटी दी हुई है। आज तक पाकिस्तान में किसी क्रिकेट टीम को हेड ऑफ स्टेट की सिक्योरिटी नहीं दी गई। सारे आर्मी के अदारे थे, पुलिस थी, आईसीटी थी, सब अदारे थे, लेकिन ऑल ऑफ सडन उन्होंने कहा जी कि हमें न्यूजीलैंड से ये फैसला मसूल हुआ है कि आप वापस आ जाए। तो फिर ये बात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक पहुँचाई गई ताजिकिस्तान में। उन्होंने न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर से बात की, उन्होंने उनसे पूछा कि बताएं क्या थ्रेट है आपको, हमारे अदारे इतने मजबूत और मजबूत हैं, और वो भी इस्लामाबाद में मैच रखे हैं और लाहौर में रखे हैं, जहाँ के कोई। उन्होंने कहा जी कि थ्रेट तो हमें कोई नहीं, लेकिन हमें इस किस्म की इत्तला मिल रही थी कि ये बाहर निकलेंगे तो उनके साथ कोई मसला पैदा हो सकता है। लेकिन वो जहन बना चुकी थी न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर, इसलिए ये मैच ना हो सका। और हमने जो पाकिस्तान का एक इमेज सारी इस खित्ते में, एक दुनिया की मुसलमानों की सबसे बड़ी फौज और सबसे बड़ा एटॉमिक हमारा फौज जो है, और एक पीसफुल नेशन जिसने इतनी कुर्बानियां दी, और हम अपने इमेज बिल्डअप के लिए 18 साल बाद न्यूजीलैंड की टीम आई लेके, ये दोस्ताने पहने हुए हाथों ने अपनी कार्रवाई डाली और ये टूर जो है वो मनसूख हो गया। और ये जाहिर है ये मनसूख इसलिए किया गया कि 2-3 दिन में ब्रिटिश भी कोई फैसला कर लेगा। सो पाकिस्तान का जो इमेज बिल्डअप हुआ है इस दौर में कि पाकिस्तान इज ए रिस्पॉन्सिबल, पीसफुल और स्पोर्टिव कंट्री, उसको खराब करने में मेरा ख्याल है आज का दिन अफसोसनाक दिन है और बड़ा सैड डे है। और शेख साहब, जब से न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई है उस वक्त से लेकर अब तक हमारी जो तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने किसी थ्रेट का इस तरह जिक्र नहीं किया है कि खतरा हो सकता है टीम को? बिल्कुल नहीं। सुबह हमारी एजेंसीज ने, टॉप एजेंसीज ने उनसे मुज़ाकरात किए, उनसे बातचीत की। दोनों क्राइसिस मैनेजमेंट सेल भी गया, दूसरे भी गए और जिम्मेदारान भी गए। उन्हें कहा भी बताएं तो सही आपका मसला क्या है कि ऑल ऑफ सडन आपने जो है
वो मुंह मोड़ लिया। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो न्यूजीलैंड से ये अहकाम मिले हैं कि आप वापस आ जाएं और मैच ना खेलें। तो कोई ना थ्रेट थी, ना है, ना इसका वजूद था। हम तो विजिलेंस हेलीकॉप्टर जो थे, 2 हेलीकॉप्टर लगाए हुए थे, 4-4 घंटे दोनों तरफ ट्रैफिक बंद रही, लोगों की अलहदा परेशानियां थी, लेकिन इनकी सिक्योरिटी जो है फुल प्रूफ सिक्योरिटी थी। और वीवीआईपी हेड ऑफ द स्टेट। और शेख साहब, क्या ये बात दुरुस्त है जो न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टीम पाकिस्तान में मौजूद है वो इंतजामात से मुतमईन थी, लेकिन थ्रेट न्यूजीलैंड गवर्नमेंट को आई थी और वहां से प्री अहकाम आए? पता नहीं पर्दे के पीछे क्या है, मैं फॉरेन ऑफिस इस पे बेहतर तबसरा कर सकते हैं। मैं तो आपको बिल्कुल करंट सूरत हाल बता रहा हूँ कि हमारे किसी अदारे के पास न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के बारे में कोई थ्रेट नहीं थी। और उन्होंने भी कोई डिटेल्स शेयर नहीं की? जब आप कहते हैं कि उन्होंने ये कहा था कि जब टीम बाहर निकलेगी तो उन पर हमला हो सकता है, हमला किसकी तरफ से आएगा, क्या उनके सोर्सेज हैं, ये कोई तफसीलात उन्होंने नहीं बताई? कोई इतला नहीं उनके पास, कोई इंफॉर्मेशन नहीं। वो समझ लें बहाना बनाया गया है। अगर होती तो हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती कि हमने 18 साल बाद एक टीम आ रही है तो उसकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी थी। लेकिन ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, चिलमन के पीछे कौन है, मेरा ख्याल है ये थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये दोस्ताने पहने हुए हाथ हैं। लेकिन अभी आपकी इंफॉर्मेशन और आपका जो ओपिनियन है वो क्या कहता है? क्योंकि वैसे तो न्यूजीलैंड के साथ हमारे डिप्लोमेटिक ताल्लुकात ठीक हैं, बेहतर ताल्लुकात हैं हमारे, तो अगर आप कहते हैं कि साजिश है इसके पीछे तो कौन हो सकता है फिर? देखिए, इस खित्ते में आप देखिए 1 महीने से हिंदुस्तान जो है हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। वो किसके, जरूरी नहीं कि वो खुद फ्रंट फुट पे खेल रहा हो, किसी को इसके लिए इस्तेमाल कर सकता है। 1 महीने से पंजशेर हुआ तो वो पाकिस्तान के जिम्मे डल गया, दूसरी बात हुई तो वो पाकिस्तान की फौज के जिम्मे डल गया। अब ये हजम नहीं हो रहा था बाज लोगों के कि इस खित्ते में अफगानिस्तान के पूरा अफगानिस्तान तालिबान के पास चले जाने के बावजूद यहाँ पर पीस का अमन था और यहाँ क्रिकेट मैच होता तो दुनिया में एक बहुत जबरदस्त मैसेज जाता। सो ये मैसेज हमारे दुश्मनों को पसंद नहीं है कि पाकिस्तान का इमेज बिल्डअप हो और वो इस मुल्क की जो इज्जत और हुर्मत और उसका जो दुनिया में इमेज बिल्डअप है, उसके लिए न्यूजीलैंड का मैच एक बहुत सरखेल हैसियत रखता था। सो उसको सबोटाज किया गया। और शेख साहब, कब है न्यूजीलैंड टीम की रवानगी और क्या इससे पहले कुछ इम्कानात हैं कि दोबारा बातचीत हो सके उनसे, टीम से, मैनेजमेंट से, या गवर्नमेंट से? क्लोज समझिए। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम, ऐसे ही लोग जो कह रहे हैं जी के कल परसों, मैं बिल्कुल ऐसे ही मेरी जो हमने पूरी कोशिश करनी थी कर ली, वो नाकाम हो गई। सही। और अब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने भी कहा है कि अगले 24-48 घंटे में हमें फैसला करना है, जो सिचुएशन ऑन ग्राउंड है वो हम देखेंगे और इसके बाद फैसला करेंगे। तो उनको एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि पाकिस्तान में इंग्लिश प्लेयर्स अभी कुछ अर्से पहले खेल के गए। फॉरेन ऑफिस इस पे बेहतर कोई सूरत हाल बता सकता है। अब न्यूजीलैंड की इतनी बड़ी टीम के आने के बाद और मैच खेले बगैर चले जाने के बाद, सो लंदन की, इंग्लैंड की टीम जो ये कह रही है कि भाई 48 या 72 घंटे में या 24 घंटे में फैसला करेंगे, तो उसका एक रीजन नजर आ रहा है कि भाई के मामलात जो हैं उनको उलझाया जा रहा है और हम इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के मामलात को उलझने नहीं देंगे और एक होकर और इस मुल्क को सुलझाएंगे और सुलझे हुए हैं हम इंशाअल्लाह ताला। शेख साहब, आपको लगता है कि जो वेस्ट की अब अप्रोच है पाकिस्तान के हवाले से, उसका भी इसमें अमल दखल हो सकता है? क्योंकि इसी हफ्ते जो अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उसको रीअसेस करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि तालिबान अगर जीता है, अमेरिकी फोर्सेस, नेटो फोर्सेस हारे हैं, तो उसमें पाकिस्तान का अमल दखल हो सकता है। तो आपको लगता है कि ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं? देखिए, 20 साल उन्होंने कोशिश कर ली, 20 साल दूसरी सुपर पावर ने कोशिश कर ली। दोहा में हमारे दस्तखत तो नहीं है, उन्होंने दस्तखत किए हैं हुजूर। पाकिस्तानी तो कोई दोहा में दस्तखत करने वाला मौजूद नहीं था। उन्होंने अपनी डेट दी 31 तारीख तक की। अब 17 दिन हुए हैं वहाँ हुकूमत बने हुए, 17 दिन में वो कहते हैं कि स्कैंडिनेविया बन जाए। तो ये तो देखिए हमारा पड़ोसी है, हम क्या अफगानियों को भूख और अफलास और सारे मसाइल की और इंसानी बहरान पैदा होते देख सकते हैं? हमारा काम है हम उनको आटा भेजें, हम उनके साथ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जो उनको मदद चाहिए दें। बाकी अब ये जो सारे लोग इल्जाम लगा रहे हैं, हम दुनिया के साथ खड़े हैं और हमने दुनिया के साथ अमन के लिए हमने
85,000 जानों की 86,000 की कुर्बानियां दी हैं, लाखों लोग अपाज मोहताज हुए हैं जी। और हमारा क्योंकि चर्चल पोस्ट है दुनिया में, ये खित्ता जो है पाकिस्तान जो है वो जियो पोलिटिकली देखें 3 सुपर पावर के साथ उसके बॉर्डर लगते हैं। सही। सो वो लोगों को बर्दाश्त नहीं कि ये मुल्क की चल रहा है, हमें लोग लीबिया, सीरिया, यमन इस किस्म का इस्लामी मुल्क देखना चाहते हैं जो कभी ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान जो है अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला इन सब मसाइल पे पहले भी काबू पाया, दहशतगर्दी को पहले भी शिकस्त दी है, अब भी देंगे। शेख साहब, वैसे तो ये न्यूजीलैंड की हुकूमत ने फैसला किया है, लेकिन अब देखना यह है कि आईसीसी भी क्या करता है, और आईसीसी के हवाले से बड़ा ये तासुर है कि वो बहुत ज्यादा इंडिया को सपोर्ट करता है। तो आपको लगता है कि इस फैसले में कहीं ना कहीं इंडिया का अमल दखल हो सकता है? देखिए, मुझे ये नहीं पता, मैं इतनी बड़ी बात नहीं कह सकता, लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूँ कि जो उनको शर्मिंदगी हुई, वहाँ उनके 66 ट्रेनिंग सेंटर थे, ट्रेनिंग कैंप थे, उनके कौंसलेट सारे क्या काम कर रहे थे, उनके सारे कौंसलेट जो हैं वो पाकिस्तान में अमन के दुश्मन थे और दहशतगर्दी फैला रहे थे, और वो इन ताकतों को सपोर्ट कर रहे थे जो पाकिस्तान के अमन के दुश्मन हो। सो दुनिया में उनको जग हंसाई हुई है, दुनिया में उनकी सारी इन्वेस्टमेंट को तो पता नहीं कहाँ तक जा रहे थे, चाह बाहर से भी आगे जाने की बातें कर रहे थे, लेकिन उनका चैप्टर क्लोज हो गया वहाँ पे और उनको दुनिया में जग हंसाई हुई। सो ऐसे आलम में वो पाकिस्तान के को जो है दुनिया के एक इमेज बिल्डअप जो पाकिस्तान का हुआ है, जिस तरह हमने अमन के लिए, पीस के लिए काम किए हैं, उसमें रोड़े रखने। लेकिन शेख साहब, न्यूजीलैंड के आज के फैसले से पाकिस्तान की रेपुटेशन, पाकिस्तान की जो साख है वो दाव पे अब लग गई, और आप क्योंकि वजीर दाखिला हैं, सिक्योरिटी की तमाम तर जिम्मेदारी आपकी है, तो आप पे अब ये डिपेंड करता है खास तौर पे कि कैसे इस रेपुटेशन को हम बहाल कर सकते हैं, क्या करेंगे हम? देखिए, पाकिस्तान देखे सारे बॉर्डर नॉर्मल हैं जी, सब चल रहा है, ठीक है। पाकिस्तान को थ्रेट्स हैं पाकिस्तान के पड़ोस में, क्योंकि जो लोग वहाँ एक बेस कैंप बनाए बैठे थे, खा वो ISS के हो, खा वो DLA हो, खा कोई और तंजीमें हो, सो वो अनासर को शिकस्त हुई है। तो पाकिस्तान में तो मामला ठीक है। अब क्रिकेट टीम का मसला तो जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का तो काम यह है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। सही है। सो सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बहुत कोई मसला नहीं है। बाकी ICI का ये क्रिकेट का जो है। बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के पास ऐसी कोई थ्रेट की इतलात नहीं थी, कोई थ्रेट अलर्ट्स नहीं थे। एक और हुकूमती नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि आज ये स्टेडियम में भी मौजूद थे, सेनेटर फैसल जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आप जब स्टेडियम गए तो ओवरऑल सिक्योरिटी कैसी आपने पाई, रास्ते में भी, स्टेडियम में भी? क्या आपको लग रहा था कि कहीं कोई कमजोरी रह गई? आज शहजाद साहब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्योरिटी थी, फुल प्रूफ, बहुत ही ज़बरदस्त। मेरे चेयरमैन बॉक्स में जाना था और उसके लिए ये हुआ कि 4 जगह पर रोक कर तलाशी ली गई और 4 मुझे वो स्कैनर्स को गुजरना पड़ा, और फिर ID कार्ड फीड कर रहे थे मोबाइल ऐप के अंदर, फिर वेरीफाई कर रहे थे, फिर साथ में कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो भी कर रहे थे। 3 से 4 जगहों से होके गुजर के जाना पड़ा, तो ज़बरदस्त सिक्योरिटी थी। और जो सिक्योरिटी पे लोग मामूर थे वो भी बता रहे हैं कि न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट टीम है वो यहाँ पे प्रैक्टिस भी करती रही है, तो कमाल की सिक्योरिटी। कल रात को भी उनका प्रैक्टिस सेशन था। जी हाँ, और जो न्यूजीलैंड की जो सिक्योरिटी टीम है, जब वो पाकिस्तान आई तो उसने कहा सेटिस्फैक्ट्री, उसने यानी कि जायजा लिया और उसको ओके किया, तभी तो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान आती है। और साथ में हमें यह भी देखना होगा कि पिछले 2-3 साल के अंदर जिस तरह पाकिस्तान में फुल स्केल इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई है, तो हमने होस्ट किया है साउथ अफ्रीका को, जिम्बाब्वे को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को, वेस्ट इंडीज को, PSL के मैचेस और फिर इंग्लिश क्रिकेट टीम भी आई है, लंदन बेस्ड जो है MCC, वो लाहौर आई, उसने मैचेस खेले, और साथ में PSL में भी आपको पता है इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आए, और साथ में कमेंटेटर्स, प्रोडक्शन का स्टाफ। क्या बात हो रही है, क्योंकि हुकूमती हलकों में क्या बात हो रही है, किस किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट था न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को जिसकी वजह से उन्होंने आखिरी वक्त पे ये फैसला लिया है? समझ में नहीं है, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है दुनिया की टॉप की इंटेलिजेंस एजेंसी है, और तमाम तर यानी कि वज़ीर आज़म ने भी जब उनकी वज़ीर आज़म से बात की और उनको पूरी एश्योरेंस दी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्योरिटी प्रोवाइड की न्यूजीलैंड की टीम को, फिर ये एक तरफा फैसला करना उनका समझ से बाला था। वो काउंटर चेक कर सकते थे, इसको देख सकते थे। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे बताऊँ,
ये अगस्त 21 को ये शुरू हुआ और यहाँ पर ये लिखते हैं अभिनंदन, ये हिंदुस्तान का एक पर्चा है, उसके अंदर लिखते हैं जो कि वेबसाइट पर भी है, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में फेस टेरर अटैक इन पाकिस्तान। तो भारत ने तो ये शुरू कर ही दिया हुआ था, ये चीज़ें शुरू कर दी हुई थी। तो पूरी तरह से लगता यही है कि इसमें जाहिर है किसको खुशी नहीं होगी, कौन इस चीज़ से बुरा मनाएगा कि पाकिस्तान में हर हालात से हालात बेहतर हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन ज़बरदस्त है। जब आई यूएन के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तो उन्होंने कहा कि फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म फिनोमिनल कम बैक ऑफ पाकिस्तान। और फिर साथ में ये चीज़ भी देखें कि दुनिया की जो टॉप टूरिज्म मैगजीन्स हैं वो लिखते हैं कि पाकिस्तान इज़ द नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो आज आपने ये कहा है कि इसमें कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है, इसमें सियासी फैसले की आपको बू आ रही है, तो आपको लगता है कि इसके पीछे हिंदुस्तान है? बिल्कुल बिल्कुल लगता क्या है, ये क्या है, ये आपके सामने तो जर्नलिस्ट है ना, लेकिन नहीं आपके सामने इसी तरह चाहते हैं फेक न्यूज़ से किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाता है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल जो मैं बात कर रहा था, देखिए सरबान मुमलिकत काफ़ी बड़ी तादाद में पाकिस्तान आए, दौरे करते रहे, ओवरऑल सिचुएशन हमारा टूरिज्म बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है, ये चीज़ किसको अच्छी नहीं लगेगी? ज़ाहिर हमारे दुश्मन को अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन अब मुझे ये बताइए, क्योंकि क्रिकेट आप खुद बहुत बड़े शौकीन हैं क्रिकेट के, हम सभी बड़े जज्बाती हो जाते हैं इस गेम को लेकर, इसके बड़े असरात हो सकते हैं। अब इंग्लैंड ने फैसला करना है अगले 24-48 घंटों में कि उन्होंने आना है या नहीं आना है, कैसे इसको टैकल करेंगे? हुकूमत की क्या हिकमत अमली है? इतनी मेहनत हमने की है क्रिकेट को बहाल करने के लिए, टूरिज्म को बहाल करने के लिए, क्या हिकमत अमली हमारे पास? दो प्लेटफॉर्म्स हैं, एक तो क्रिकेट का प्लेटफॉर्म है, तो पीसीबी ने तो फैसला कर लिया कि आईसीसी के साथ इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाएंगे, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट सतह पे। एक तो वो हो गया। दूसरा प्लेटफॉर्म हमारा सफारती प्लेटफॉर्म, और हमारी गवर्नमेंट जो है इसको पूरी तरह से दुनिया के सामने इस चीज़ को उठाएगी, पूरा जोर लगाएगी डिप्लोमेटिकली, और ये दुनिया को बावर करवाएगी। देखें एक चीज़ बहुत अहम है जिस पे सब कमेंटेटर्स को, आपको, प्रेजेंटर्स को, मीडिया को बात करनी चाहिए। हम बड़े मुश्किल वक्त से निकले थे और वो जंग जो दुनिया की कोई फौज नहीं जीत सकती थी, पाकिस्तान ने जीती। पाकिस्तान ने दुनिया के अमन के लिए और खित्ते के अमन के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। पाकिस्तान ने अपना शेर डाला, पाकिस्तान ने करके दिखाया। अमेरिका भी अफगानिस्तान में नहीं कर सके, लेकिन पाकिस्तानी पूरे सिनेरियो में न्यूजीलैंड के साथ हमारे डिप्लोमेटिक ताल्लुकात ठीक है, अच्छे ताल्लुकात हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि क्या इंडिया का इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से न्यूजीलैंड ने ये किया है? ये आपके सामने है चीजें। क्रिकेट अब की बात नहीं है, शुरू से अगर आप देख लें 90 बल्कि 80s से आप देख लें, मुझे तशवीश ये हो रही है कि ये तो 21 अगस्त का है ना, उसके बाद न्यूजीलैंड टीम आई, यहाँ पे प्रैक्टिस भी की और फिर लास्ट मोमेंट पे ये किया। तो आपके ख्याल में ये सारा कुछ लास्ट मोमेंट पे करना डेलिब्रेट है? सिर्फ टॉस से पहले ये कर लेना, टॉस होने वाला है और उससे पहले ये चीज कर लेना, ये तो समझ से बालातर है ना। इसका कोई टेक्निकल वजह नहीं हो सकती, इसकी जाहिर है कोई पॉलिटिकल वजह होगी, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन इसको देखना होगा। लेकिन पाकिस्तान ने अब इस चीज़ को पूरी तरह से पाकिस्तान उठाएगा। लेकिन पाकिस्तान में एक चीज़ अच्छी है, क्रिस्टन टर्नर जो है यूके के जो है यहाँ पे हाई कमिश्नर, उन्होंने बड़ी अच्छा बयान दिया। कहते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू इंग्लैंड सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ये इनकरेजिंग बात है, क्रिकेट को ये खत्म नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने जितने मुश्किल वक्त से गुजरा है, तो ये चीज़ आईसीसी में रमीज राजा साहब ने कहा इसको उठाएंगे, और आप कह रहे हैं कि हर डिप्लोमेटिक फोरम पे इसको उठाया जाएगा। बिल्कुल उठाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इख्तिलाफात की खबरें और बयानिए की जंग शिद्दत इख्तियार कर रही है और नौबत यहां तक आ गई है कि पार्टी अपने ही लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही है। पहले इन इख्तिलाफात का दिफा पार्टी में इख्तिलाफ राय कहकर किया जाता था, इसे जमहूरी रवैया करार दिया जाता था, लेकिन इस इख्तिलाफात के मनफी असरात आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन और सियालकोट में सामने आए और अब इसी इख्तिलाफात की वजह से नून लीग के MNA मियां जावेद लतीफ़ को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। जावेद लतीफ़ सख्त बयानिए के हामी हैं और नवाज शरीफ के करीबी साथियों में तस्वुर किया जाता है उनका, और उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी पार्टी क़यादत में ऐसे लोगों की मौजूदगी का जिक्र किया जो उनके बकौल पार्टी में असाइनमेंट पर हैं और वो पार्टी के बयानिए को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मियां जावेद लतीफ़ कह रहे थे कि पार्टी में असाइनमेंट पर मौजूद लोग पार्टी बयानियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जावेद लतीफ़ के इस बयान पर जावेद लतीफ़ को शो कॉज नोटिस दिया गया है। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने इस शो कॉज नोटिस की तस्दीक की है और कहा है कि बेबुनियाद इल्ज़ामात और पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर मियां जावेद लतीफ़ को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। अब देखना होगा कि इस नोटिस के बाद पार्टी के सदर शहबाज शरीफ पार्टी इजलास में शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टी ज़राए हमें यह बताते हैं कि जावेद लतीफ़ के अलावा एक और सीनियर रुकन, पार्टी के सीनियर रुकन को भी शो कॉज नोटिस जारी करने की बात हो रही थी, लेकिन उन्हें अभी तक शो कॉज नोटिस जारी नहीं किया गया है। मियां जावेद लतीफ़ के बयान के बाद
पार्टी में इख्तलाफात एक बार फिर सामने आ रहे हैं और शहबाज शरीफ डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर जावेद लतीफ के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन नवाज शरीफ ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, जिस पर शहबाज शरीफ ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और पार्टी के 2 डिविजनल सतह के इजलासों में उन्होंने शिरकत नहीं की। उनके अलावा उनके बेटे हमजा शहबाज ने भी शिरकत नहीं की और अहम बात यह है कि इन दोनों इजलासों में पार्टी के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की और नून लीग के जो दूसरे सीनियर रहनुमा थे वो भी इस इजलास में मौजूद थे। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है खुद मियां जावेद लतीफ, नेशनल असेंबली है नून लीग के। बहुत बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आपका एक इंटरव्यू था जिस पर शहबाज शरीफ चाहते थे आपको शो कॉज नोटिस मिले, नोटिस नहीं मिल रहा था, इसलिए जो पार्टी के डिविजनल मीटिंग्स थी उसमें वो एहतजाजन नहीं आ रहे थे और अब पार्टी की तरफ से आपको शो कॉज नोटिस दे दिया गया है। क्या वजाहत करेंगे अपने इंटरव्यू की? नहीं, देखें शहजाद इकबाल साहब, मैं समझता हूं और मैं ये बात आज नोटिस मिलने के बाद ये कह रहा हूं कि मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ जो पार्टी के कायद हैं उनका असूली आईनी कानूनी जो मौक़िफ़ है और जो उनकी कुर्बानियां हैं, मैं समझता था और हूं कि उन पर उस तरह शायद काम नहीं हो रहा था यकजहती से जमात के अंदर, जिस तरह मैं जिक्र मुख्तलिफ वक्तों में करता रहा हूँ। मगर इसलिए आज मैं ये बात कहने लगा हूँ कि नवाज शरीफ ने किस तरह राज़ी होके मुझे ये शोकाज नोटिस पे राज़ी हुए होंगे, इसका मुझे अंदाज़ा है। शायद किसी और को नहीं हुआ होगा, मगर मैं नवाज शरीफ की कुर्बानियों की वजह से, मैं नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की वजह से, ये शोकाज बहुत छोटी चीज़ है। मुझे तो वो कहें कि असेंबली रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दो तो मैं 1 सेकंड लगाऊंगा, वो नवाज शरीफ को मैं अरसाल कर दूंगा। मगर मैं एक जो आपने बात की है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, मेरा बड़ा अच्छा तल्लक है, मेरी एक फ्रेंडशिप है शहबाज शरीफ साहब से। ये तो अच्छा हुआ उन्होंने नोटिस शोकाज मुझे दिया, मेरी और कुर्बत उनसे बढ़ जाएगी और मैं जरूर ये बात कहने में शायद आसानी मुझे हो जाए कि जो लोग बातें करते हैं मुख्तलिफ औकात में, जो कहते हैं कि असूल की सियासत नहीं हो रही, जो कहते हैं कि नजरिया कौन सा है, मैं समझता हूं कि उनको शोकाज दिया जाना चाहिए था और अगर वो दिया जाता तो शायद ये आज नौबत ना आती मेरी गुफ्तगू की। मैं उस वक्त गुफ्तगू करता था जब कोई इस तरह की गुफ्तगू की जाती थी किसी जानब से, मगर अगर मुझे ही शोकाज दे के अगर जमात के अंदर इत्तेहाद से यकजहती से उस तहरीक का हिस्सा बना जा सकता है और उसको मंतकी जान तक पहुंचाया जा सकता है, तो मेरे इस कुर्बानी से मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे अच्छा लगेगा कि नवाज शरीफ के हाथ मजबूत हों। मियां जावेद लतीफ साहब, आप कह रहे हैं कि मुझे अंदाज़ा है कि किस दिल से उन्होंने ये इस चीज़ की हामी भरी होगी नवाज शरीफ साहब ने कि हाँ इसको जावेद लतीफ साहब को शो कॉज नोटिस दिया जाए। किसने आपके ख्याल में कन्विंस किया होगा मियां साहब को? देखिए, मैं शहजाद इकबाल अपनी तरफ से आज अगर बात करूंगा तो शायद अच्छा ना लगे पार्टी डिसिप्लिन में। आज मैं पार्टी डिसिप्लिन में बात कर रहा हूँ इसलिए कि मुझे शोकाज मिल चुका है। इससे पहले मैं कभी इस चीज़ का ख्याल इसलिए नहीं रखता था कि मैं इस जमात को नवाज शरीफ की क़यादत में एक जमहूरी जमात समझता हूँ और है मेरे जैसे बात कर सकते हैं पार्टी के सदर से। मियां साहब, आप बात कर रहे हैं और आप वही बात कर रहे हैं जो आप कहते हैं कि मेरे कायद का बयानिया है, तो उस पर अगर आपको शो कॉज नोटिस मिलेगा तो कल पार्टी में कौन हिम्मत करेगा फिर वो उस बयानी की बात करने पर? ये बात मैं बारहा कह चुका हूं और मैं नोटिस के जवाब में भी ये बात करूंगा कि भाई बात तो ये है सीधी सी कि मेरा कोई जाती एजेंडा नहीं है, नवाज शरीफ का कोई जाती एजेंडा नहीं है। नवाज शरीफ ने अपनी हुकूमत अगर गंवाई तो असूलों की वजह से, आइन कानून की बालादस्ती के लिए। अगर उसे कोई ये बात कहे कि नवाज शरीफ अपनी जाती कोई या नवाज शरीफ कोई असूलों पे जदोजहद नहीं कर रहे, तो मेरे लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त चीज है। लेकिन मियां साहब, मैसेज क्या गया? आप ये देखें ना, आप कहते हैं कि मैं जो कहता हूं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया है, आप एक बात करते हैं और आपको नोटिस भी मिल जाता है, तो जाहिर सी बात है पार्टी में तो ये तासर होगा कि शहबाज शरीफ जिन्होंने उन मीटिंग्स का बायकॉट किया, आपको क्योंकि शो कॉज नोटिस नहीं दिया जा रहा था इसलिए वो मीटिंग में नहीं जा रहे थे,
और आखिर में वो प्रिवेल कर गए, उनका दबाव काम आ गया और आपको नोटिस मिल गया। नहीं देखें शहजाद, मैं आपको पहले कह चुका हूं कि शहबाज शरीफ साहब से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है। मुझे तो ये मौका मिला है शोकाज की वजह से उनके करीब होने का। मैं तो उनको अब शायद बेहतर तरीके से बात अपनी कन्वे कर सकूं कि अगर कोई बंदा जुर्रत से जमात के अंदर कोई शख्स अगर नवाज शरीफ के बयानियों को लेकर आगे नहीं बढ़ सकता तो वो खामोशी इख्तियार कर ले। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपकी दोस्ती शहबाज शरीफ से मजीद गहरी कैसे होगी। आपकी वजह से वो पार्टी इजलास का बायकॉट कर रहे, दोस्ती कैसे बढ़ेगी आपकी उनसे? मेरी दोस्ती इसलिए बढ़ेगी कि पहले जो बातें हो रही थी शायद उसकी वजह से मेरे फासले बढ़ गए थे, मगर अब मेरे फासले कम होके बल्कि बड़ी कुर्बत हो जाएगी। और मैं समझता हूं कि मेरा एक नवाज शरीफ के बयानिए पर जो असूली मौक़िफ़ है वो पूरी जमात का है। हाँ, एक तरीक़ाकार जो मुख्तलिफ लोग अपनाते हैं उससे नुकसान होता है, और मैं समझता हूं कि मैं भी मीडिया पे शहजाद इकबाल शायद बात ना करता अगर कोई दूसरे लोग मीडिया पे आके उस बयानिए का पर इख्तलाफ आपने भी मियां साहब, आपने भी जब बात की होगी तो यकीनन किसी ना किसी की नॉलेज में होगा। मियां नवाज शरीफ को पता होगा कि आप क्या बात करते हैं, क्या आपकी लाइन होती है। मरियम नवाज साहबा को पता होगा, इनको तो पता होगा ना। फिर आपने बात की होगी, आपने भी ऐसे सोचे समझे बगैर तो बात नहीं की होगी, फिर भी आपको नोटिस मिल गया। नहीं, लेकिन मैं शहजाद इकबाल एक तो बड़ा बयानदारी से ये बात कह रहा हूं कि मुझे जो ये तासर देने की कोशिश करते हैं लोग कि शायद मैं किसी से लाइन लेके किसी के ख्यालात को आगे जो है मैं एक स्पोक्समैन बना हुआ, ये बात गलत। मेरे अपने दिल की आवाज़ है और मैं ये बात शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ के हवाले से जो मैंने बात आज से 10-12 दिन पहले की थी कि नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान आ रहे हैं, मैं आज भी उस बात पर कायम हूँ कि नवाज शरीफ नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान आ रहे हैं। इससे अगर जमात के अंदर शायद या बाहर तो तकलीफ होनी है, मगर किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस शोकाज की वजह से शायद मैं बेहतर तरीके से अपनी बात उन तक पहुंचा सकूंगा। इंटरेस्टिंग बात आप बता रहे हैं। रिसेंटली आपने जो बयान दिया कि पार्टी में कुछ लोगों को असाइनमेंट मिलता है, आप कह रहे हैं कि असल वजह वो नहीं है। आप कह रहे हैं कि असल वजह चंद रोज पहले जो आपका बयान था वो है जिसमें आपने कहा था कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं इससे बाहर तो लोगों को तकलीफ होगी लेकिन पार्टी के अंदर भी तकलीफ ही है। अब पार्टी के अंदर किसको तकलीफ हो सकती है इससे? क्योंकि कायद आएंगे, पार्टी का जाहिर सी बात है आपका मोराल बुलंद होगा, इलेक्शन में आपको फायदा हो सकता है। पार्टी के अंदर तो उन्हीं को तकलीफ हो सकती है जो कि शायद उम्मीद कर रहे हैं कि अगले वजीर आजम वो बने। मैं शहजाद मैं अर्ज कर दूं, मैं नवाज शरीफ के हर फैसले का पाबंद हूं। ये शोकाज बहुत छोटी सी चीज है, इससे बड़ी कोई कुर्बानी चाहे तो उनके अभी लेकिन अल्फाज मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, पार्टी में ऐसे कौन लोग हैं जिनको नवाज शरीफ के आने से परेशानी होगी? हाँ, शहजाद मैं आपको ये बात जरूर कहता जाऊं कि आपको याद होगा कि नवाज शरीफ ने जब ये बात की थी कि मेरी बेटी को स्मैश करने की कोई थ्रेट आ रही है, बात की जा रही है, तो मैं तवक्को रखता था कि उस वक्त पूरी जमात जो है वो बाहर निकल के ये बात करेगी। मैं बड़ी माजरत से ये बात कहने लगा हूं और दुखी दिल से ये बात कहने लगा हूं कि मैंने जब वो बात की तो आपको याद होगा कि कुछ लोगों ने उस वक्त मुझे उल्टा कहा कि माजरत कर लें। मैं आज भी ये कहता हूं कि नवाज शरीफ का मौक़िफ़ असूली मौक़िफ़ है। सही, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि पार्टी में किन लोगों को प्रॉब्लम है नवाज शरीफ के वापस आने से? नहीं, मैं शहजाद मैं एक बात कर रहा हूं ना, मैं एक बात से बात निकली। मैंने अभी ये कहा कि शहजाद देखें कि नवाज शरीफ अपनी खुशी से बाहर नहीं बैठे, एक प्रॉब्लम की वजह से बैठे। लेकिन मुझे एक मगर ये मैं बात आपको कह रहा हूं। मैं सब एक और बात बताएं, हमारे जरा ये बताते हैं कि मामला सिर्फ आपको शो कॉज नोटिस देने का नहीं था। पार्टी के एक और सीनियर रहनुमा है, उनके हवाले से भी कहा गया था कि उनको भी शो कॉज नोटिस है, लेकिन उनको शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया है। क्या यह बात दुरुस्त है? नहीं, मैं ये शहजाद यकीनन जमात के अंदर को 2-4 दोस्त ऐसे हैं, शायद वो समझते नहीं हैं हालात को, और शायद
कुछ चीज़ों को अपनियों को बचाने के लिए ऐसी बातें की जाती हैं, मगर जो ऐसी राय रखते हैं, ऐसी सोच रखते हैं, ना वो जमात के मफाद में है, ना वो अपने मफाद में बात कर रहे हैं। और मैं इसके बावजूद भी जिन लोगों ने गुफ्तगू की है नवाज शरीफ के बयानी के खिलाफ जमात के अंदर, मैं आज भी इस हक में नहीं कि उनको शोकाज होना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये बात दुरुस्त है ना कि पार्टी के सीनियर रहनुमा है जिनको शोकॉज देने के हवाले से बात की गई थी, पार्टी में ये बात हुई है कि उनको भी शोकॉज दिया जाए। ये ख्वाहिश कुछ लोगों की है, ये बात दुरुस्त है। और क्या वो, मैं नाम ले देता हूं, आप फिर तस्दीक कर दीजिएगा, क्या वो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और आपकी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं? नहीं, मेरे इल्म में ये बात नहीं है, ना मैं कोई नाम कहूंगा आपको, मगर मैं आपको ये जरूर बता रहा हूं कि आपके सवाल की वजह से कि कुछ लोगों की, नादान दोस्तों की ये ख्वाहिश जरूर होती है जो अपनी तस्कीन के लिए ऐसी बातें करते हैं, मगर इससे उनको भी नुकसान पहुंचेगा, जमात को भी पहुंचता है। तो अब मैं इसके बावजूद उनको नोटिस दिलवाने के भी हक में नहीं हूं। नहीं है आप, ठीक है। अब ये मुझे बताइएगा कि आपकी पार्टी के सदर और आप जिनको अपना दोस्त भी कह रहे हैं और आप समझते हैं कि इस नोटिस के बाद आपकी दोस्ती गहरी हो जाएगी, यानी कि शहबाज शरीफ साहब, क्या अब वो पार्टी इजलास का बायकॉट खत्म कर देंगे क्योंकि आपको शोकॉज नोटिस मिल गया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो मेरी वजह से नहीं आ रहे थे, अपनी किसी मसरूफियत की वजह से। अच्छा। मेरे तो इल्म में यही था कि वो नहीं आ रहे, लेकिन वो क्या मसरूफियत जिसमें पार्टी के कायद नवाज शरीफ साहब भी हो, सीनियर रहनुमा हो, लेकिन शहबाज शरीफ गायब है और हमजा शहबाज उनके बेटे गायब है, ये एहतजाज नहीं तो और क्या है? अब मेरे इल्म में शहजाद इकबाल ये बात यकीन जाने कि नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ साहब, हमारे साथ शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पिछले 3 माह से मुसलसल देखा जा रहा था कि रुपए की कदर में कमी आ रही थी और तकरीबन 12 से 13% जब 152, 151 का इंटरबैंक मार्केट में रुपये ने टच किया, उसके बाद हमने देखा कि मुसलसल रुपए की कदर में कमी आ रही थी और इसकी वजह ये बताई जा रही थी कि इंपोर्ट बिल में इजाफा हो रहा है और इसके साथ आपको नजर आएंगे करंट अकाउंट डेफिसिट पे, जो हुकूमत का अंदाजा था कि 2 से 3% रहेगा, यानी कि $5 से 6 बिलियन, लेकिन तजज़ियेकार ये कह रहे थे कि शायद ये 12-13 अरब डॉलर तक जाएगा। और आज जो अगस्त के करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर आए हैं उसके मुताबिक अगस्त में करंट अकाउंट खसारा $1.45 बिलियन का है और इससे पिछले महीने में यानी कि जुलाई में $814 मिलियन का खसारा था करंट अकाउंट का, यानी कि $2.29 बिलियन का खसारा हो चुका है 2 माह में। और अगर इसी रफ्तार से हम आगे बढ़ते रहे तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान का इस साल जो खसारा है करंट अकाउंट का वो $14 बिलियन के आसपास होगा, जो कि हुकूमत की एक्सपेक्टेशन और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है मार्केट में। इसी वजह से बताया जा रहा था कि जो इंपोर्ट है वो बढ़ रही है, डिमांड ज़्यादा है और जो इंपोर्ट बिल था अगस्त का वो हमने देखा $6.95 अरब का था, जबकि जुलाई के महीने में जो इंपोर्ट थी वो $5.5 अरब की थी, जिसकी वजह से अगस्त में जो तिजारती खसारा है वो $4.34 अरब और जुलाई में $3.2 अरब का था। और इसकी 2 वजूहत हैं, एक तो डिमांड बढ़ती जा रही है और इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमतों में इजाफा हो रहा है, खासतौर पर कमोडिटी की कीमतों में इजाफा, उस वजह से भी पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है। और सिर्फ असरात इंपोर्ट बिल पर नहीं आएंगे, ये जो महंगाई हमें देखने में आ रही है उसके असरात पाकिस्तान के अफरात ज़र पर भी आ रहे हैं। और इस महीने, इस माली साल में भी जुलाई और अगस्त दोनों में पाकिस्तान के जो इन्फ्लेशन नंबर्स हैं वो 8% से ज़्यादा रहे। जुलाई में 8.4% और अगस्त में 8.35%। अहम बात यह है कि हुकूमत तस्लीम करती है कि महंगाई है, लेकिन पिछले कुछ अरसे में हुकूमत ने यह बयानिया बनाना शुरू किया है कि महंगाई तो पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान में जो एक आम आदमी है उसकी तनख्वाह में इजाफा हो रहा है, उसकी जो आमदनी है उसमें इजाफा हो रहा है, जिस वजह से महंगाई का असर उस पर इतना नहीं पड़ता। पाकिस्तान में जो तेल की कीमतें हैं उसमें इजाफा हुआ है, इस माह ₹5 का इजाफा किया गया 16 सितंबर से, जिसके बाद उसका दिफा करते हुए वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि आलमी मंडी में अगर तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो पाकिस्तान में भी बढ़ेंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि महंगाई ज़रूर है लेकिन 75% आवाम की आमदनी में इजाफा हुआ है, खातिर खा इजाफा हुआ है। तो फवाद चौधरी इससे पहले भी ये बात कर चुके हैं, वो ये कहते आए हैं कि क्योंकि आमदनी में इजाफा हो रहा है इसलिए महंगाई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन, जो कि माली मामलात को बेहतर जानते हैं,
उन्होंने एक इंटरव्यू में यह तस्लीम किया है कि पाकिस्तान में महंगाई के असरात इसलिए ज्यादा हैं कि पिछले 2-3 साल में डिमांड नहीं थी, हम IMF के प्लान में थे, जिसकी वजह से लोगों की आमदनी में इजाफा नहीं हुआ। फाइनेंस मिनिस्टर ये समझते हैं कि आमदनी में इजाफा नहीं हुआ और इसलिए इन्फ्लेशन पाकिस्तान में ज्यादा बड़ा मसला है, लेकिन वजीर इत्तलात कहते हैं कि आमदनी में इजाफा हो रहा है, इसलिए इन्फ्लेशन मसला नहीं है। PDM है वो और उसके जो फॉर्मर पार्टी अलायंस हैं PPP, वो ऐसे ही बेतुकी मार देते हैं, महंगाई हो गई है, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। इन लोगों को शौक है, कहते हैं जी आटा महंगा हो गया है। ये नहीं बताते कि गंदम जो 1200 रुपए की थी वो भी 1800 रुपए के ऊपर जो है वो गई है और वो फ़ायदा किसान का हुआ। ये नहीं बताते कि जो गन्ना है वो 135 से 300 रुपए पे चला गया, वहाँ पे भी किसान जो है उसको फ़ायदा हुआ। 1100 अरब रुपए की इजाफी आमदनी जो है जो किसान को हुई है उसका जिक्र नहीं करते। कहते हैं जी जब आमदनी में इतना इजाफा हो गया तो महंगाई में इजाफा जो है वो इर्रेलेवेंट हो जाता है। फूड प्राइसेस जो बढ़ी हैं वो दुनिया में बढ़ गई हैं और हमारी भी तो उतनी नहीं बढ़ी जितनी कि दुनिया में बढ़ी हैं। लेकिन ये इसका क्या मतलब है लोगों के लिए कि क्या इसमें बोझ क्यों पड़ रहा है? बोझ इसलिए पड़ रहा है कि पिछले चंद सालों में लोगों की इनकम्स जो हैं वो नहीं बढ़ी। वो हमारी इकॉनमी की श्रिंक की है एक वक्त में। ये जो हमारा जो IMF प्रोग्राम की वजह से हमने अपना डिमांड निकाली है इकॉनमी में से, उससे ये है कि लोगों की इनकम लेवल्स नहीं बढ़ी। जब इनकम लेवल्स बढ़ती रहती हैं, अफोर्डेबिलिटी बढ़ती रहती है, तो थोड़ी बहुत महंगाई भी हो जाए ना तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि इनकम लेवल बढ़ा है, इसीलिए इन्फ्लेशन इतना बड़ा मसला नहीं है। 75% अवाम की इनकम में खातर खा इजाफा हुआ है, जबकि शौकत तरीन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, माली मामलात को समझते हैं, वो कह रहे हैं कि इनकम में इजाफा नहीं हुआ है, इसीलिए इन्फ्लेशन के असरात ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा हमने अपने प्रोग्राम में ये मामला डॉक्टर हफीज़ पाशा के साथ भी डिस्कस किया था और उनसे पूछा था कि क्या हुकूमत का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है कि अगर महंगाई हो रही है तो इसके अलावा एक आम आदमी की इनकम में भी इजाफा हो रहा है। उन्होंने क्या आदाद शुमार पेश किए, सुनिए। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अपने आदाद शुमार हैं। पिछले 3 साल अफरात ज़र की रफ्तार जो है कुल मुकम्मल 3 साल में 32% इजाफा हुआ कीमतों में। हर महीने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है हमारे कारकुनान के उजरत भी सर्वे करते हैं। उसको हमने जब 3 साल के लिए इकट्ठा करके देखा तो पता ये चला कि उसमें 20% इजाफा है एवरेज। एक तरफ कीमतों में 32% इजाफा, दूसरी तरफ उजरत में 20% इजाफा, तो यानी कि उनके जो हालात हैं उनमें 12% की कमी आई है। लिविंग स्टैंडर्ड उनका गिरा है। तो डॉक्टर हफीज़ पाशा हुकूमत के आदाद शुमार से बता रहे थे कि 32% महंगाई में इजाफा हुआ है, जबकि उजरत में इजाफा सिर्फ 20% हुआ है, यानी कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें 12% की कमी आई है। और अब हुकूमत के अपने लोग, PTI के अपने लोग, PTI के अपने वुज़रा ये तस्लीम कर रहे हैं कि महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है और कंटोनमेंट के इलेक्शन हारने की एक बड़ी वजह महंगाई है। महमूद रशीद साहब ने इस हवाले से क्या कहा था, सुनिए। एक सबसे बड़ा मसला जो हमें फेस करना पड़ रहा है वो महंगाई है। अब के जो भी इंतखाबात हुए वहाँ पर जो फीडबैक हमें लोगों की तरफ से मिला उसमें सबसे ज़्यादा असर ये महंगाई वाले फैक्टर का था। हमारा जो वर्कर है उसके अंदर भी एक मायूसी है, वो महंगाई भी उसकी वजह है। एक तरफ शौकत तरीन कह रहे हैं कि महंगाई प्रॉब्लम है और ज़्यादा बड़ा मसला इसलिए है क्योंकि आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा, तो दूसरी तरफ सियासी तौर पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुज़रा समझते हैं कि महंगाई से नुकसान हो रहा है और कंटोनमेंट इलेक्शन हारने की एक वजह महंगाई है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, उसे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।